नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन इंफोटेनमेंट में आपका स्वागत है और मैं चंद्रवर्धन आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के सीरीज में आज हम देखेंगे 1 मई 2020 का करंट अफेयर्स विश्लेषण। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वन लाइनर्स देखते हैं। भारत को अग्रणी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने हेतु रीस्टार्ट, रीस्टोर एंड रिसर्जेंस किस औद्योगिक क्षेत्र की पहल है? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक्स व मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की पहल। तो राइट ऑफ और लोन वेवर में मुख्य अंतर क्या होता है? राइट ऑफ में ऋण की वसूली होती है, लोन वेवर में ऋण माफ कर दिया जाता है। तो यह मुख्य अंतर। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है टीएस त्रिमूर्ति। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमेरिका के द्वारा किस दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी के 5 डोमेन पर ट्रेडमार्क धोखाधड़ी और कॉपीराइट पायरेसी के आधार पर कुख्यात बाजारों की सूची में डाल दिया गया है? तो यह है अमेजॉन। हाल ही में किसे सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है? सीवीसी। तो नेक्स्ट सीवीसी होंगे श्री सुरेश एन पटेल। चर्चा में रहे प्राकृतिक उत्पाद बर्बेरिन से प्राप्त बेर डी का उपयोग किस रोग के इलाज में किया जाएगा? तो यह है अल्जाइमर। हाल ही में चर्चा में रहे फैंटम लेंस क्या है एवं किस समूह द्वारा विकसित किया गया है? तो यह एक स्पाईवेयर है और ओसेन लोटस ग्रुप के द्वारा विकसित किया गया है, याद रखिएगा। किस देश के द्वारा स्नैपडील समेत टैंक रोड, हीरा पन्ना मुंबई, किड्डरपुर कोलकाता और मिलेनियम सेंटर आइजोल जैसे बाजारों को काली सूची में डाला गया है? तो यह है अमेरिका। हाल ही में चर्चा में रहे सामान्यीकरण कर इक्वलाइजेशन लेवी किन कंपनियों पर लगाए जाते हैं? तो गैर निवासी या विदेशी ई वाणिज्य कंपनियों पर। हाल ही में इस दुर्लभ रोग के कारण मशहूर अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया? तो वो है न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर। नीट प्रवेश परीक्षा लागू नहीं करने के लिए गैर सहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक संस्थानों ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनौती दी थी? तो वह है अनुच्छेद 30। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो वो 53वें स्थान पर रखा गया है। बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। हाल ही में जिस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर लगाने की योजना शुरू की है? तो वो है नागालैंड। हाल ही में जिस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है? तो ये है सर्बिया। पहले यह भारत में होने वाला था, यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जिस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? तो वो है जर्मनी। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग कुछ प्रीलिम्स बूस्टर्स। 1 मई लेबर डे, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 1 मई 2020 को दुनिया भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मई दिवस के रूप में भी जानते हैं। मई दिवस का इतिहास देख लेते हैं। सर्वप्रथम वर्ष 1889 में समाजवादी समूहों और ट्रेड यूनियनों ने के एक अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने शिकागो में हुई हेम मार्केट घटना को याद रखते हुए श्रमिकों के समर्थन में 1 मई को मई दिवस के रूप में नामित किया गया था। तो हे मार्केट 1886 की जो घटना थी वो मई दिवस से जुड़ी हुई है या श्रमिक दिवस से जुड़ी हुई है। यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा। इसके बाद इसका इतिहास है। अमेरिका ने वर्ष 1894 में श्रमिक दिवस को एक अवकाश के रूप में मान्यता दी, जहां एक प्रत्येक वर्ष सितंबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। बाद में कनाडा ने भी इस प्रथा को अपना लिया। वर्ष 1889 में समाजवादी और श्रमिक दलों द्वारा बनाई गई संस्था सेकेंड इंटरनेशनल ने घोषणा की कि अब से 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वर्ष 1904 में एम्स्टर्डम का है नीदरलैंड में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस ने सभी सोशल डेमोक्रेटिक संगठनों और सभी देशों के ट्रेड यूनियनों को एक दिन में कार्य करने की के 8 घंटे की प्रथा को कानूनी रूप से स्थापना के लिए 1 मई को उत्साहपूर्वक प्रदर्शन करने का आह्वान किया। अंत 1916 में अमेरिका ने वर्षों के विरोध और संघर्ष के पश्चात 8 घंटे के कार्य समय को आधिकारिक पहचान देना शुरू कर दिया। तो यह 1916 में हुआ।
अब देख लेते हैं हे मार्केट घटना क्या थी। तो 1 मई 1886 को शिकागो में मजदूरों का विशाल सैलाब उमड़ा और संगठित मजदूर आंदोलन के आह्वान पर शहर के सारे औजार बंद कर दिए गए और मशीनें रुक गई। मजदूरों की गिरफ्तारी शुरू हो गई, जिसके पश्चात पुलिस और मजदूरों के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई, जिसमें 4 नागरिकों और 7 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई। कई आंदोलनकारी जो श्रमिकों के अधिकारों के उल्लंघन का विरोध कर रहे थे और काम के घंटे कम करने और अधिक मजदूरी की मांग कर रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया और आजीवन कारावास एवं मौत की सजा दी गई। भारत में मजदूर दिवस के बारे में देख लेते हैं। भारत में मजदूर दिवस पहली बार चेन्नई तत्कालीन मद्रास में 1 मई 1923 को आयोजित किया गया था और यह पहल सर्वप्रथम लेबर किसान पार्टी के प्रमुख सिंगार वेलर के द्वारा की गई। तो यह याद रखने का पॉइंट है। लेबर किसान पार्टी के प्रमुख सिंगा सिंगार वेलर ने इस अवसर को मनाने के लिए 2 बैठकों का आयोजन किया गया था। पहली बैठक जो थी वो ट्रिप्लिकेन बीच पर आयोजित की गई थी और दूसरी मद्रास उच्च न्यायालय के सामने समुद्र तट पर आयोजित की गई थी। भारत में वर्ष 1986 का बाल श्रम अधिनियम, जिसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजित करना प्रतिबंधित कर दिया गया था, बेहतर श्रम मानकों को प्राप्त करने और बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। तो यह याद रखिएगा कि यह अधिनियम कब लागू हुआ था। बाल श्रम अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। दूसरा है हमारा लायंस क्लब इंटरनेशनल। यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर राजनीतिक सेवा संगठन है, जिसकी स्थापना 1970 में मेल्विन जोन्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के इलिनोइस प्रांत के शिकागो शहर में की गई थी। तो मेल्विन जोन्स याद रखिएगा और शिकागो शहर याद रखिएगा, 1917 याद रखिएगा। इसका आदर्श वाक्य है वी सर्व, यह भी याद रखने के लायक है और मुख्यालय इसका है इलिनोइस प्रांत के ओक ब्रुक में है। ठीक है, तो यह जो है आपका लायंस क्लब इंटरनेशनल, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उद्देश्य क्या है इसका? तो वैश्विक समुदाय के बीच समाज की भावना पैदा करना एवं उसको बढ़ावा देना, अच्छी सरकार एवं अच्छी नागरिकता के सिद्धांतों को बढ़ावा देना, समुदाय के नागरिकों को सांस्कृतिक, सामाजिक एवं नैतिक कल्याण में सक्रिय रुचि लेने के लिए बढ़ावा देना, जनहित के सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना। हालांकि क्लब सदस्यों के द्वारा पक्षपातपूर्ण राजनीति एवं सांप्रदायिक मुद्दों पर बहस नहीं की जाएगी। व्यक्तिगत वित्तीय पुरस्कार के बिना अपने समुदाय की सेवा करने के लिए और वाणिज्यिक उद्योग व्यवसायों, सार्वजनिक कार्यों एवं निजी प्रयासों में उच्च नैतिक मानकों को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। मतलब कि बिना फी के व्यक्तिगत वित्तीय पुरस्कार के बिना कहने का मतलब है कि कोई भी उनको पेमेंट वगैरह नहीं दिया जाता। बैंक ऑफ स्कीम्स, आइडियाज, इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल। तो एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नागपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से जुड़े योजनाओं के बैंक परिकल्पना और नवाचार एवं रिसर्च पोर्टल का शुभारंभ किया। मतलब स्कीम्स, आइडियाज, इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल का शुभारंभ किया। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। यह पोर्टल राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सभी योजनाओं तक पहुंच सुलभ कराता है। इसमें परिकल्पनाओं, नवाचारों एवं अनुसंधानों को अपलोड करने का प्रावधान है। इस पोर्टल में न केवल परिकल्पनाओं की क्राउड सोर्सिंग की अनूठी विशेषताएं हैं, बल्कि क्राउड सोर्सिंग द्वारा परिकल्पनाओं के मूल्यांकन और रेटिंग की भी सुविधा है। यह उद्यम पूंजी मतलब वेंचर कैपिटल, विदेशी सहयोग आदि की आमद को भी आसान बना सकता है। महत्व देख लेते हैं। इसमें जानकारियों के श्रेणीवार वर्गीकरण एवं विश्लेषण तथा उपलब्धियां प्रकाशित की जा सकती हैं, ताकि अन्य लोग दूसरों के सफल अनुभवों से सीख या प्रेरणा ग्रहण कर सकें। इससे ग्रामीण जनजातीय ज्ञान जैसे अनुसंधान गतिविधियों में मदद मिलेगी और कौशल को अपने ज्ञान का प्रसार करने का मौका मिलेगा। इसी प्रकार यह किसानों को उनकी उपज के लिए योजना बनाने, उत्पादन, भंडारण और विपणन में सहायता कर सकता है। यह पोर्टल व्यावसायीकरण के लिए तैयार परिकल्पना और नवाचारों और अनुसंधान के वन स्टॉप कॉम्पेडियम के रूप में संभावित उद्यमियों को लाभान्वित करेगा। परिकल्पनाओं की रेटिंग को सार्वजनिक रूप से देखा जा सकता है, जो निर्णय लेने में मदद करेगा। इससे ग्रामीण जनजातीय ज्ञान जैसे अनुसंधान गतिविधियों में मदद मिलेगी और कौशल को अपने ज्ञान के प्रसार का मौका मिलेगा। आगे देख लेते हैं आयु रक्षा कार्यक्रम। हाल ही में आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान मतलब AIIA एवं
दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली में प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए आयु रक्षा नाम से एक संयुक्त कार्यक्रम लॉन्च किया है। आयु रक्षा कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग नामक इस संयुक्त कार्यक्रम का लक्ष्य आयुर्वेद पर प्रतिरक्षण बढ़ाने वाले सरल उपायों के माध्यम से कोरोना वायरस का मुकाबला करना है। ये उपाय आयुष मंत्रालय द्वारा अपनी एडवाइजरी के अनुरूप हैं। इसमें च्यवनप्राश मुख्य तत्व के रूप में आंवला, अनुतैला एवं संसावनी, वटी जैसे अनुशंसित फॉर्मुलेशन की सरल औषधियाँ शामिल है जो समय सिद्ध है और प्रतिरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। यह कार्यक्रम 80,000 दिल्ली पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य के सुरक्षा के मद्देनजर शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस के प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक कियोस्क की स्थापना करने की भी योजना बनाई गई है, जिसमें अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के परामर्शदाताओं द्वारा आरंभ में 15 दिनों के लिए आहार एवं जीवन शैली संबंधित संपूर्ण जानकारी एवं प्रतिरक्षण को बढ़ावा देने में आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन की उपयोगिता के संबंध में जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट है इम्यूनिटी पासपोर्ट। हाल ही में कुछ देशों ने इम्यूनिटी पासपोर्ट या एक प्रकार का प्रमाण पत्र जो यह बताता है कि व्यक्ति में कोविड-19 के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है, जारी करने का विचार शुरू कर दिया है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इम्यूनिटी पासपोर्ट जैसे विचार को लेकर चेतावनी दी। क्या होता है इम्यूनिटी पासपोर्ट, देख लेते हैं। इम्यूनिटी पासपोर्ट या रिस्क फ्री सर्टिफिकेट उन लोगों को जारी किया जाएगा जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। उन्हें ये इस आधार पर जारी किए जाने की योजना है कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों में एंटीबॉडीज पर्याप्त मात्रा में विकसित हो चुके हैं और वे पुनः संक्रमित होने से सुरक्षित है, इसलिए वे यात्रा एवं काम पर वापस लौटने में समर्थ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या चेतावनी दी है, देख लेते हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि राष्ट्रों को इम्यूनिटी पासपोर्ट या रिस्क फ्री सर्टिफिकेट पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। डब्ल्यूएचओ ने कहा है इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि जिन लोगों में संक्रमण से ठीक होने के बाद एंटीबॉडीज विकसित हो गए हैं उन्हें दोबारा संक्रमण नहीं होगा, मतलब उन्हें भी दोबारा संक्रमण हो सकता है। ठीक है, अभी तक इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। तो इम्यूनिटी पासपोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ी है? कोविड-19 के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां बाधित होने से राष्ट्रों की आर्थिक वृद्धि दर निगेटिव जोन में जाने की संभावना बताई जा रही है। अतः आर्थिक गतिविधियों को पुनः सुचारू रूप से चलाने के लिए विश्व के कई राष्ट्र इम्यूनिटी पासपोर्ट जैसी रणनीतियों का विचार कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वामित्व योजना। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। संदर्भ देख लेते हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ने भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की एक नई पहल स्वामित्व योजना के बारे में दिशा निर्देश जारी किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों को अपनी आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज का अधिकार प्रदान करना है ताकि वे अपनी संपत्ति का उपयोग आर्थिक उद्देश्यों के लिए कर सकें। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। इस योजना को वर्तमान में 6 राज्यों हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में प्रायोगिक तौर पर लागू किया जा रहा है, मतलब एक्सपेरिमेंटल है अभी फिलहाल ये। इसके तहत प्रोटोटाइप कह सकते हैं। इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण विधियों में ड्रोन तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण आवास भूमि की मैपिंग की जा सकती है। इस वर्ष के दौरान पंजाब एवं राजस्थान में 101 सतत परिचालन संदर्भित स्टेशन कंटिन्यूअसली ऑपरेटेड रेफरेंस स्टेशन CORS स्थापित किए जाएंगे, जो अगले वर्ष गांवों के आवासीय क्षेत्रों के सर्वेक्षण एवं मानचित्रण के लिए मंच तैयार करेंगे। और सहयोगी मंत्रालय या विभाग देख लेते हैं कि कौन कौन से मंत्रालय इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो यह योजना भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन तकनीक द्वारा नवीनतम सर्वेक्षण विधियों के उपयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी जमीनों के सीमांकन के लिए संपत्ति सत्यापन का समाधान करेगी। स्वामित्व योजना के लाभ क्या होंगे, तो ये देख लेते हैं। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के निर्माण एवं राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित करने और संपत्ति के अधिकार पर स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इससे संपत्ति संबंधी विवादों को हल करने में भी मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम के तहत बनाए गए मानचित्रों से बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के निर्माण में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय है कि इस अवसर पर पंचायती राज मंत्री ई ग्राम स्वराज के बारे में एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP भी जारी कि इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पंचायतों को दी गई धनराशि का दुरुपयोग न हो और इसके इस्तेमाल में पारदर्शिता लाई जा सके। इस प्रक्रिया से पंचायती राज मंत्रालय के भुगतान पोर्टल PRIA सॉफ्ट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम PFMS पोर्टल को एकीकृत करके एक मजबूत वित्तीय प्रणाली स्थापित करने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य विकेंद्रीकृत नियोजन, प्रगति रिपोर्टिंग एवं कार्य आधारित लेखांकन के माध्यम से देश भर में
पंचायती राज संस्थानों में ई शासन की बेहतर पारदर्शिता एवं मजबूती को सुनिश्चित करना है। अब देख लेते हैं कुछ मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो न्यूज है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन। हाल ही में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर गठित टास्क फोर्स द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंपी गई थी। टास्क फोर्स ने वित्त वर्ष 2019 से 25 के लिए एनआईपी पर अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश की है। यहाँ ध्यान देने का तथ्य यह है कि टास्क फोर्स की सारांश रिपोर्ट वित्त मंत्री द्वारा 31 दिसंबर 2019 को पहले ही जारी की जा चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार 5 वित्तीय वर्षों में अर्थात 2020-25 की अवधि के दौरान अवसंरचना पर 111 लाख करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। वर्ष 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगले 5 वर्षों में आधारभूत अवसंरचना पर 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसी का अनुसरण करते हुए 31 दिसंबर 2019 को 103 करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन शुरू की गई थी, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत 6500 से अधिक परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। याद रखिएगा मिशन क्या है, तो प्रमुख क्षेत्रों में भारत की आधारभूत अवसंरचना के विकास की 5 वर्षीय योजना विकसित करना, वैश्विक मानकों के अनुसार सार्वजनिक अवसंरचना के डिजाइन, वितरण और रखरखाव को सुगम बनाना, सार्वजनिक अवसंरचना सेवाओं के विनियमन और प्रशासन में सुधार करना, सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में वैश्विक रैंकिंग में भारत की स्थिति में सुधार करना। एनआईपी में शामिल परियोजनाएं क्या क्या है, तो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में आवास, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्धता और आधुनिक रेलवे स्टेशन जैसी परियोजनाएं शामिल है। टास्क फोर्स की रिपोर्ट संबंधित प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा 24%, शहरी नियोजन 17%, रेलवे 12%, सड़क 18% जैसे क्षेत्रों पर कुल परियोजना पूंजीगत व्यय के 70% की निवेश की आवश्यकता होगी। एनआईपी के कार्यान्वयन में केंद्र 39%, राज्यों का 39% की लगभग समान हिस्सेदारी होगी। साथ ही निजी क्षेत्र से लगभग 22% तक सहयोग होने की उम्मीद है। एनआईपी में 100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली सभी ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा। ग्रीनफील्ड परियोजनाएं क्या है, तो ऐसी परियोजनाएं जिनमें किसी पूर्व कार्य या परियोजना का अनुसरण नहीं किया जाता है। अवसंरचना में अप्रयुक्त भूमि पर तैयार की जाने वाली परियोजनाएं जिनमें मौजूदा संरचना को फिर से तैयार करने या ध्वस्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें ग्रीनफील्ड परियोजना कहा जाता है। ब्राउनफील्ड परियोजना, इन परियोजनाओं को संशोधित या अपग्रेड किया जाता है, उन्हें ब्राउनफील्ड परियोजना कहा जाता है। वित्त प्रबंधन की दिशा में सिफारिशें देख लेते हैं। अगले 5 वर्षों में अवसंरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड बाजार, परिसंपत्ति की बिक्री द्वारा आय, आधारभूत ढांचे की संपत्ति का मुद्रीकरण, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार और आधारभूत अवसंरचना के क्षेत्र के लिए वित्तीय संस्थान की स्थापना करना जैसे उपायों को अपनाना होगा। समितियों का गठन, एनआईपी की प्रगति की निगरानी करने तथा कार्यों को समय पर पूरा करने की दिशा में एक समिति बनाई जाएगी। परियोजना में समन्वय के लिए प्रत्येक अवसंरचना के लिए मंत्रालय स्तर पर एक संचालन समिति होगी। वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग के नियंत्रण में एक संचालन समिति होगी। एनआईपी के महत्व एवं आवश्यकता के बारे में देख लेते हैं। आधारभूत अवसंरचना की कमी आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है। वर्तमान में सरकार निजी क्षेत्र को एक प्रमुख भागीदार के रूप में देखती है, अतः सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को एक साथ लाने के लिए एक प्रभावी मॉडल तैयार करने की आवश्यकता है। प्राकृतिक आपदाओं तथा अप्रत्याशित घटनाओं में वृद्धि के कारण किसी भी देश की जल की आपूर्ति श्रृंखला की लोचशीलता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आधारभूत संरचना के विकास के लिए वित्त पोषण का वह मुद्दा जिसका समाधान निकालना आवश्यक है। निष्कर्ष देख लेते हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाओं से देश की आधारभूत अवसंरचना सुदृढ़ होगी, इससे देश में उत्पादन की दर बढ़ेगी और साथ ही निवेशकों को आकर्षित करने की बेहतर परिस्थितियों का निर्माण होगा। अर्थव्यवस्था की मांग में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर निर्मित होंगे, फलतः सरकार को राजस्व में भी वृद्धि होगी। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था के $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मणिपुर के काले चावल तथा गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में मणिपुर के चाकहाव अर्थात काले चावल और गोरखपुर टेराकोटा को भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग दिया गया है। गोरखपुर टेराकोटा के बारे में देख लेते हैं। यह यूपीपीएससी या फिर यूपी के अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। गोरखपुर का टेराकोटा कार्य सदियों पुरानी कला है, जिसमें यहाँ स्थानीय कारीगरों द्वारा विभिन्न जानवरों जैसे कि घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल इत्यादि की मिट्टी की आकृतियां
बनाई जाती है। पूरा काम नग्न हाथों से किया जाता है, नेकेड हैंड से किया जाता है तथा रंगने के लिए प्राकृतिक रंग का उपयोग करते हैं, जिसकी चमक लंबे समय तक रहती है। 1000 से अधिक प्रकार का टेराकोटा यहाँ पर बनाए जाते हैं। चाक हाव के बारे में देख लेते हैं। चाक हाव एक सुगंधित चिपचिपा चावल है, जिसकी मणिपुर में सदियों से खेती की जा रही है। चावल की इस किस्म की विशेष प्रकार की सुगंध होती है। इसका उपयोग सामान्यतः सामुदायिक दावतों में किया जाता है। इन दावतों में चाक हाव की खीर बनाई जाती है। चाक हाव का पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में भी उपयोग किया जाता है। चावल की इस किस्म में रेशेदार फाइबर की अधिकता होने के कारण इसे पकाने में चावल की सभी किस्मों से लगभग 40 से 45 मिनट का समय अधिक लगता है। वर्तमान में मणिपुर के कुछ हिस्सों में चाक हाव की पारंपरिक तरीके से खेती की जाती है। परंपरागत रूप से या तो बीज को भिगोकर सीधे खेतों में बुआई की जाती है। चावल की सामान्य कृषि के समान धान के खेतों में नर्सरी में उगाए गए चावल के पौधों की रोपाई की जाती है। मणिपुरी के अन्य जीआई टैग कौन कौन से हैं? तो सफी लाम्फी जो कि टेक्सटाइल है, वांगफी वांगखी फेई जो कि टेक्सटाइल है, मोइरांग फेई जो कि टेक्सटाइल है, और कैशी नींबू जो कि कृषि से संबंधित है। तो ये चार याद रखिएगा कि मणिपुरी के अन्य जीआई टैग हैं। ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ कार्यक्रम, ये इसके बारे में देख लेते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन NCSTC ने कोविड-19 पर केंद्रित एक स्वास्थ्य एवं जोखिम संचार कार्यक्रम ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ की शुरुआत की है। यस यस का फुल फॉर्म याद रखिएगा। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। इस कार्यक्रम के तहत कोविड-19 महामारी की चुनौती से निपटने के लिए आपातकालीन तैयारियों और आवश्यक कार्यों को संपन्न करने हेतु स्वयं सेवक संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान और मीडिया संस्थानों को शामिल करने की रणनीतियां तैयार की गई है। कार्यक्रम के तहत जोखिमों को संप्रेषित करने और जोखिम प्रबंधन के बारे में बताने के लिए प्रामाणिक वैश्विक एवं स्थानीय सूचनाओं के अनुवाद और उपयोग की भी योजना बनाई गई है। वर्तमान में वैश्विक महामारी के परिदृश्य में चारों ओर चिंताएं और चुनौतियां पैदा हो गई है, जिसके कारण वैज्ञानिक नवाचारों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है। उद्देश्य क्या है? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों की धारणाओं का आकलन करना, सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना और जोखिम से संबंधित पारस्परिक संचार प्रक्रियाओं में भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जन संचार गतिविधियों की मदद से सभी स्तरों पर जोखिम को कम करना भी है। साथ ही कार्यक्रम के तहत सामुदायिक देखभाल के लिए लोगों के मध्य विज्ञान की सामान्य समझ को बढ़ाने और व्यक्तिगत स्वच्छता, सोशल डिस्टेंसिंग, वांछित सामूहिक व्यवहार को बनाए रखने आदि स्वास्थ्य सुरक्षा उपायों पर जोर दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में जोखिम के भय को कम करना, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना और जनता तथा समाज के बीच वैज्ञानिक संस्कृति के पोषण हेतु आवश्यक समझ के साथ साथ विश्वास निर्माण के लिए सूचना प्रसार तंत्र विकसित करना भी शामिल है। यह कार्यक्रम परंपरा एवं स्वदेशी ज्ञान के साथ कार्य करने वाले लक्षित समूहों के बीच जोखिम की समझ को बेहतर करेगा। यह जोखिम और इससे संबंधित चुनौतियों, समाधानों और इस परिस्थिति से जूझने वाले लोगों में साहस का तथा आत्मविश्वास पैदा करने के साथ ही लक्षित समूहों के व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। साथ ही यह सामुदायिक नेताओं, डॉक्टरों, धार्मिक नेताओं के साथ कार्य संबंध को बेहतर करेगा। इसके अलावा यह गलत धारणाओं, गलत विश्वासों को स्पष्ट करने और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा विधिवत प्रमाणित ज्ञान के आधार पर प्रथाओं को पेश करने की क्षमता में सुधार लाएगा और आम लोगों के मध्य समाधान तथा सेवा प्रदाताओं की वैज्ञानिक दक्षता में भरोसा पैदा करेगा। इसका लाभ क्या होगा? तो यह कार्यक्रम स्वास्थ्य के संबंध में जमीनी स्तर पर बेहतरी और प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक एवं प्रभावी विज्ञान एवं स्वास्थ्य संचार प्रयास है। साथ ही यह बड़े पैमाने पर लोगों के जीवन को बचाने और उसे बेहतर बनाने में मदद करेगा। यह लोगों में आत्मविश्वास पैदा करेगा, वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाएगा और उनके बीच स्वास्थ्य के प्रति सजगता को भी बढ़ावा देगा। इस कार्यक्रम से क्षमता निर्माण करने, सभी हितधारकों को शामिल करने और समुदायों में जागरूकता की भावना विकसित करने में मदद मिलेगी। साथ ही इससे लोगों को विश्लेषण के योग्य बनाया जा सकेगा और लोगों के व्यवहार में बदलाव आएगा। वे स्वास्थ्य सेवा एवं उससे संबंधित जोखिम के बारे में सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेने में समर्थ होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और
बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि आगे जो वीडियो जाएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इस तरह का बेल आइकॉन होगा जो कि आपको दबाना है, ठीक है, और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।